दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान माँ के पेट से जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखता। गरीबी, मजबूरी, किसी को देखकर प्रभावित होना या अपने दबदबा बनाने जैसे विचार इंसान को क्राइम की दुनिया की ओर धकेल देते हैं। ये एक ऐसी काली दुनिया है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं इस दुनिया में मौत हर वक्त बाहें फैलाए खड़ी रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ अब्बू सलेम के साथ। वो साइकिल पंचर बनाते बनाते कब अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में आ गया किसी को भी पता नहीं चला। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर अब्बू सलेम के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो एक साइकिल पंचर की दुकान से बॉलीवुड तक पहुंचने के बाद भी वो एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाने को मजबूर हो गया। और वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गया ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा चेहरा भी बन गया। दोस्तों, अब्बू सलेम डॉन कैसे बना, ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी है। ये कहानी खुद अब्बू सलेम ने संजय दत्त केस की जांच टीम को सुनाई थी। नवी पास अब्बू सलेम का जन्म 1968 को यूपी के आजमगढ़ जिले के सरायमीर गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अब्बू सलेम के पिता पेशे से एक वकील थे। बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब्बू के कंधे पर आ गई और वो एक मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि इस बीच 9वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्बू सलेम ने घर छोड़ दिया था और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। अब्बू सलेम ने 9वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले दिल्ली की ओर रुख किया और यहाँ वो टैक्सी चलाने लगा। अपने रिश्तेदार के कहने पर उसने मुंबई का रुख किया। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी में आने के बाद भी अब्बू ने एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर का काम किया। 1986 में अब्बू सलेम ने मुंबई के बांद्रा और अंधेरी के बीच ब्रेड डिलीवरी का काम किया। इसके बाद अंधेरी में ही एक कपड़े की दुकान में भी अब्बू ने काम किया। 1987 में अब्बू सलेम ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर भी काम किया। वो काम अब्बू सलेम ने अंधेरी से ही करना शुरू किया था। इस दौरान मुंबई में ही माफिया लोगों से उसकी मुलाकात हुई और क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ चला। एक समय वो दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और उसे दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था। हालांकि दाऊद के साथ साथ इसके भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ इश्क की कई चर्चाएं हुई, जिसमें से सबसे पहला नाम मोनिका बेदी का आता है। दरअसल 1998 में अब्बू सलेम ने मुंबई में अपना किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग का काम शुरू किया। इसी दरमियान स्टेज शो फंक्शन के दौरान उसकी दोस्ती फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी से हुई। दोनों के रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी, यहाँ तक कि दोनों के बीच निकाह की भी खबर आई। हालांकि मोनिका और अब्बू ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इन रिश्तों को नहीं स्वीकारा। मोनिका ने कई बार इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो अब्बू सलेम से मोहब्बत करती थी, लेकिन अचानक दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। यहाँ तक कि अब्बू सलेम ने मोनिका को कानूनी नोटिस भी भेजा था। नोटिस में सलेम ने कहा था कि या तो तुम मुझे पति कहो या मुझे तलाक दे दो। इतना ही नहीं, इन दोनों को आखिर में पुर्तगाल में पकड़ा गया और भारत लाई गई, जहां अब्बू को उनके क्राइम की वजह से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहीं मोनिका को अपनी लाइफ फिर से शुरू करने का मौका मिला। दोस्तों, इसके अलावा अब्बू सलेम की एक शादी भी हुई थी और उसकी पहली बीवी का नाम समीरा जुमानी था। इससे 2 बच्चे होने के बाद अब्बू सलेम का तलाक हो गया। इस समय समीरा अमेरिका के जॉर्जिया में रह रही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम कब और कैसे रखा था और सलेम के ऊपर किस किस जुर्म का इल्जाम है। दोस्तों, 1988 के दौरान अब्बू सलेम पर अपने ही साथी से जबरदस्ती पैसे वसूलने का आरोप लगा था। यहीं से अब्बू सलेम ने क्राइम की दुनिया में प्रवेश किया। जबरन वसूली के इस मामले में अब्बू सलेम पर पहला केस दर्ज किया गया। फिर 1989 में सलेम की मुलाकात दाऊद से हुई और उसने दाऊद के कुछ जमीन से जुड़े काम देखना शुरू किया। यहीं से सलेम दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस के संपर्क में आया। सलीम हथियारों की डिलीवरी का काम करता था। इसके बाद 1990 में दाऊद इब्राहिम ने अब्बू सलेम को डी कंपनी की देखरेख का काम सौंप दिया। इसके बाद दाऊद के इशारों पर अब्बू सलेम ने फिल्मी सितारों और बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि 1998 में अब्बू सलीम ने दाऊद का साथ छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लिया। अब्बू सलीम ने दुबई में एक बिजनेस भी शुरू किया जिसे किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया। कई सारे स्टेज शो ऑर्गेनाइज किए जिसमें वो फिल्मी सितारों को बुलाता था। सलीम का सबसे बड़ा धंधा था हथियार सप्लाई करना और 1992 में सलीम ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को हथियार सप्लाई किए थे। संजय दत्त के अब्बू सलीम से ये रिश्ते काफी भारी भी पड़े थे और आज उसी की वजह से संजय दत्त जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा 1993 के बम धमाकों में सलीम का बड़ा हाथ था। इस धमाके से लगभग 250 लोग मारे गए थे और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस धमाके से 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। इसी दौरान अब्बू सलीम ने एक बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा की भी हत्या कर दी। जब पुलिस ने बम धमाकों के संदिग्ध लोगों की खोज शुरू की तो अब्बू सलीम देश छोड़कर फरार हो गया था।
1997 में अबू सलेम पर संगीत की दुनिया के दिग्गज गुलशन कुमार को भी मारने का आरोप लगा और उसी साल गुलशन कुमार की हत्या के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राजीव राय और राकेश रोशन के मारने के प्रयास के जुर्म में भी उसके ऊपर केस दर्ज किए गए। सन 2000 में अबू सलेम ने मिल्टन प्लास्टिक्स के मालिक रैनसम के अपहरण की योजना बनाई। फिरौती के तौर पर उसने 3 करोड़ रुपयों की मांग की। इसके अलावा अबू सलेम पर फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी की हत्या का भी आरोप है। 1998 में मनीषा कोइराला को फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले की शिकायत मनीषा कोइराला ने मुंबई पुलिस से की थी। यही नहीं, डॉन के पैसा मांगने पर मनीषा के सेक्रेटरी ने उसे फोन करने और धमकी देने से मना किया था। ऐसा आरोप है कि सेक्रेटरी की बात सुनकर अबू सलीम ने उसकी भी हत्या करवा दी थी। इस मामले में भी उसके खिलाफ मुंबई के एक थाने में केस दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2001 में अबू सलीम के 4 गैंग को बांद्रा में मार गिराया गया। इन गैंग की आमिर खान, आशुतोष गोवरिकर और झामू सुगंध को मारने की प्लानिंग थी। जुलाई 2002 में अबू सलेम की गैंग के 2 लोगों ने एक फिल्म डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा पर भी गोलियां दागी, लेकिन वो बच गई। अबू सलीम को 2005 में पुर्तगाल से पकड़कर भारत लाया गया। सलीम और मोनिका बेदी को फर्जी वीजा की वजह से पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया था। फर्जी पासपोर्ट मामले में भोपाल की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सलीम को 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। युवा अभिनेत्री दिव्या भारती की आत्महत्या के बाद दबी जुबान से यह बात भी सामने आई कि दिव्या की हत्या में माफिया गिरोह का हाथ था। हालांकि दिव्या की मौत की रहस्यमय गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई। 2 दशक पहले जब नायिका परवीन बॉबी का फिल्मी करियर चरम पर था, तब वो अचानक रुपहले पर्दे से गायब हो गई थी। लंबे अंतराल के बाद वो इस ग्लैमर नगरी में वापस आई तो जरूर, पर उस वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तब अफवाह फैली थी कि प्रवीण बॉबी को बिजली के झटके देकर उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी गई थी और उनकी ऐसी हालत बनाने के लिए उंगली अंडरवर्ल्ड पर उठी थी। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के बाद भरत भाई शाह रिजवी की गिरफ्तारी इस बात के पुख्ता सबूत है कि कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों के ताल्लुकात माफियाओं के साथ रहे हैं। इस मामले में प्रीति जिंटा पुलिस के लिए अहम गवाह रही थी। आपको बता दें कि अबू सलेम को 2 अलग अलग मामलों में मुंबई की कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है, लेकिन उसे 25 साल से ज्यादा समय तक भारत की जेल में नहीं रखा जा सकता। इसकी वजह पुर्तगाल से हुई प्रत्यर्पण संधि की एक शर्त है। इसी शर्त के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा कि पुर्तगाल सरकार को जो अंडरटेकिंग दी गई थी उसका पालन करना होगा। सलेम पर मुंबई सहित देश भर में दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रत्यर्पण संधि में उस पर भारत में 8 मामलों में ही मुकदमे की इजाजत दी गई थी। इनमें से प्रदीप जैन मर्डर और 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त तो अपनी सजा पूरी कर फिल्मों में वापस आ चुके हैं, लेकिन अबू सलेम को अभी 8 साल भारत की जेलों में और रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।